अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज के हमारे टॉपिक का नाम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टडी की थी और हमने कहा था कि जो रिमेनिंग रह जाएंगी वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी रिमेनिंग जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी रहती है वो स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो इन्वायरमेंट होती है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट का। इससे पहले आप समझो कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। एवरीथिंग सराउंडिंग यू इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। हर एक चीज़ जो आपको सराउंड कर रही है उसको आप कहोगे इन्वायरमेंट। जिस चीज़ को आप फील कर रहे हो, जिससे आप इंट्रैक्शन काज कर रहे हो, जिससे आपका इंट्रैक्शन बन रहा है, वो आपका इन्वायरमेंट है। अब ये आपके पास बायोटिक भी हो सकता है और ए बायोटिक भी हो सकता है। बायोटिक से मुराद है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ आपका इंट्रैक्शन, और ए बायोटिक से क्या मुराद है, आपका नॉन लिविंग के साथ इंट्रैक्शन। अब नॉन लिविंग में कौन सी चीज़ें आती हैं? एयर होती है, वाटर होता है, ठीक है। लिविंग में प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। ये सब कुछ आप किसके अंदर स्टडी कर रहे हो? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। और साथ साथ आप ये देख रहे हो कि जो आपके पास ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, ये दूसरी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। जैसे हमारे पास आता है क्लाइमेट, पोल्यूशन। ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों आपके इन्वायरमेंट का पार्ट है, उसका हिस्सा है। और ये हमारे पास हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, इनको इन्फ्लुएंस करके इनको इफेक्ट करती है। और इन सब चीज़ों को, इनके इफेक्ट को, इनसे प्रिवेंशन के जो हमने मेथड्स पढ़ने हैं, इनसे कैसे प्रोटेक्ट करने हैं हमने, पोल्यूशन से, क्लाइमेट को कैसे हमने फेस करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। सेकेंड बच्चों आता है सोशियो बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी के अंदर बेसिकली आप पढ़ते हो सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। हम किसी शख्स के बारे में कहते हैं कि बंदा बहुत ज़्यादा सोशल है, तो उससे मुराद क्या होता है कि उसका जो इंटरेक्शन लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत सोशल है, वो लोगों से बातचीत करता है, उनकी हेल्प करता है। तो बेसिकली सोशल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? सोशल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म के साथ। हम देखते हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, उनका आपस में कंपटीशन का पैटर्न क्या है, उनका आपस में कोऑपरेशन का पैटर्न क्या है। ये सारी की सारी चीजें हम सोशल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। आप इसको इस तरह समझो कि आपका आपके दोस्त के साथ जो इंटरेक्शन है, आप उसकी मदद कैसे कर रहे हो, आप उससे बातचीत कैसे कर रहे हो, आप उससे कैसे खा पी रहे हो, कैसे उठ बैठ रहे हो, सारा का सारा आप किस में पढ़ते हो? सोशल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। और इसके अंदर बच्चों एक चीज जो इन्फ्लुएंस करती है वो करती है आपकी जेनेटिक हिस्ट्री। आपने सुना होगा बीज के बारे में, हनी बीज के बारे में। उसके अंदर जो क्वीन होती है वो सिर्फ और सिर्फ वही रिप्रोड्यूस करती है, जबकि जो बाकी स्मॉल बीज होते हैं या वर्कर्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो उसको हेल्प आउट करते हैं। तो ये क्या है? उनका एक कोऑपरेशन का पैटर्न है, ठीक है। वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं। तो सोशल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? सोशल बायोलॉजी के अंदर बेसिकली हम यही स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन कैसे है, वो कैसे कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ खुराक के लिए। आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर जो होता है वो कंपटीशन किसी और लेवल का होता है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो कंपटीशन होता है वो किसी और पैटर्न का होता है। वो एक मतलब कि खाने के लिए वो एक दूसरे से लड़ झगड़ भी जाते हैं और मर भी जाते हैं, ये कंपटीशन लेवल होता है। अब थोड़ा सा कोऑपरेशन भी करते हैं, मींस कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोऑपरेट भी थोड़ा सा करते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट भी करते हैं और आपस में कम्युनिकेट। अब हमें पता है कि हमें तो ऑर्गेनिज्म की नहीं समझ आती है जो एनिमल्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन आपस में उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। ये सब कुछ हम किसके अंदर पढ़ते हैं? सब कुछ हम पढ़ते हैं सोशल बायोलॉजी के अंदर। नंबर 3 पर आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी को समझने से पहले बच्चों आप दो चीजें समझो। एक आप समझो पैरासाइट और दूसरा होस्ट। पैरासाइट बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके साथ रहता है और वहां से अपना फूड भी लेता है और शेल्टर भी लेता है, और इन रिटर्न क्या करता है? उसको हार्म करता है। मीन्स कि उसको फायदा नहीं देता, वहां पर रह रहा है, अपना मतलब पूरा कर रहा है और बाद में इन रिटर्न क्या कर रहा है? उसको नुकसान दे रहा है। और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो इंटरेक्शन काज कर रहा है, उसको कहा जाता है होस्ट। मीन्स होस्ट क्या होता है? आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो आप क्या होते हो? आप मेजबान बने होते हो, होस्ट होते हो। सेम इसी तरह जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है? वो होस्ट के पास जाता है, उसके पास रहता है, फूड भी लेता है, शेल्टर भी लेता है, सब कुछ लेता है, लेकिन इन रिटर्न वो क्या करता है? उसको हार्म कर देता है। आपने सुना होगा मलेरिया के बारे में।
ठीक है। मलेरिया जो होता है वो काज होता है एक पैरासाइट से जिसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। अब अपनी बुक पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब प्लाज्मोडियम क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, उसके लीवर में जाके डुप्लीकेट करता है, सब कुछ वहां पे फूड भी लेता है, शेल्टर भी लेता है, और रिटर्न क्या करता है, ह्यूमन को बीमार कर देता है, मलेरिया काज कर देता है। सेम इसी तरह मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप देख लो लाइस की। आपके हेड लाइस जो होती है वह करती है, वो आपके सर के अंदर रहती है, ठीक है। वहां क्या करती है, वहां पे आपका ब्लड जो होता है वो सकअप कर रही होती है, वहां से सारा खून जो होता है वो चूस लेती है, और रिटर्न क्या करती है, आपकी स्किन को इतना रैश वाला कर देती है, आपको इचिंग होती है। तो ये करिए अपना वहां से फूड भी ले रही है, शेल्टर भी ले रही है, सब कुछ वहां पे रह रही है, आराम सुकून से रह रही है, और रिटर्न आपको क्या कर रही है, वो हार्म कर रही है। तो बेसिकली पैरासाइटोलॉजी के अंदर क्या करते हो आप ये स्टडी करते हो कि एक पैरासाइट का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, वो कैसे एक इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर रहा है, उसको कैसे उसकी लाइफ को डिक्रीज कर रहा है, उसके ऊपर क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो पैरासाइटोलॉजी के अंदर आप ये सारी चीजें डिस्कस करते हो। नंबर 4 पर आता है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बच्चों आप क्या स्टडी करते हो, आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली स्टडी करते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके प्रोडक्ट की प्रोडक्शंस। मींस के आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो और इनहेंस कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। आप डिफरेंट मेथड्स इंप्लॉय कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स यूज कर रहे हो, जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर रहे हो, उनको यूज कर रहे हो, और इन रिटर्न आपके पास जो प्रोडक्ट है वो हासिल हो रही है। और किस मैकेनिज्म के थ्रू, थ्रू टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो एक डिग्री आती है ना उसको कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जो भी आपके पास सैंपल है उसका आप क्या करते हो, आप जीन लेते हो उसका, आप उस जीन को स्टडी करते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट, जब पास सैंपल का जो जीन है आपके पास प्रेजेंट है वो इतनी अच्छी आपको प्रोडक्शन नहीं दे रहा, आपको इतनी अच्छी क्रॉप या शील्ड नहीं दे रहा, मैं आपको प्लांट्स के हवाले से समझा रही हूँ, तो वो आपको शील्ड या क्रॉप नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे, आप उसका जीन स्टडी करोगे, आप उसका जीन उठाओगे, आप उसके जीन के अंदर देखोगे, आप अपनी मर्जी से उसके अंदर टेक्नोलॉजी इंसर्ट करोगे, आप उसके जीन को यहाँ से यहाँ चेंज करते रहोगे, उसका पैटर्न चेंज कर दोगे, और फिर आप उसका इन्फ्लुएंस देखोगे कि उसका इन्फ्लुएंस क्रॉप की प्रोडक्शन के ऊपर क्या हो रहा है। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ते हो कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। ऐसा समझ लो कि आपके पास कोई ह्यूमन है, आप ह्यूमन को यूज कर रहे हो ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए। सेम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं। नंबर 5 पर आता है इम्यूनोलॉजी। बच्चों इम्यूनोलॉजी समझने से पहले आप समझो इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के बारे में। बेसिकली इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपको प्रिवेंट करता है किस चीज से, डिजीज से। अब वो डिजीज क्या हो सकती है, वायरस की फॉर्म में भी हो सकती हैं, बैक्टीरिया की फॉर्म में भी हो सकती हैं। किसी भी इलनेस से प्रिवेंट करने के लिए जो आपकी बॉडी ने एक सिस्टम अपडेट किया हुआ है, सिस्टम आपकी बॉडी में इंस्टॉल किया हुआ है अल्लाह पाक की तरफ से, उसको कहा जाता है इम्यून सिस्टम। अब इम्यूनोलॉजी के अंदर आप क्या करते हो, इम्यूनोलॉजी के अंदर बेसिकली आप स्टडी करते हो कि किस तरह आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिफेंड करता है अगेंस्ट वायरसेस, बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। अब देखो आपको कोई वायरस अटैक हुआ है, ठीक है, वायरस आपकी बॉडी में आ गया, आपकी बॉडी के अंदर अब इम्यून सेल्स प्रेजेंट है, टी सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, सारे क्या हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे वायरस को। अब इनको पता चलेगा कि क्या कर रहा है, बॉडी को आके नुकसान कर रहा है। आपको पता है जो फ्लू होता है वो वायरस की वजह से ही होता है ना। तो WBCs या व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे, ये आएंगे और इसके अगेंस्ट फाइट करेंगे, ठीक है। इसके अगेंस्ट फाइट करने से क्या होगा, इसको यहां से इरेडिकेट कर देंगे, और आपको जब दोबारा फ्लू होगा तो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं एक मेमोरी सेल्स, वो इसी इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं दोबारा कि दोबारा वायरस आ गया है, तो और दोबारा उसके साथ मोर स्ट्रांगली उसके साथ क्या करते हैं, उसको फाइट करते हैं उसके अगेंस्ट। तो इम्यूनोलॉजी के अंदर बेसिकली आप यही स्टडी करते हो कि किस तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं और आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं। और बेसिकली इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपने यही पढ़ना है कि किस तरह जो आपकी बॉडी के अंदर वायरसेस आए हैं उनको आप अपनी बॉडी से इरेडिकेट करोगे बाय यूज ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। आपकी बॉडी से इनको कैसे आप बाहर निकालोगे, और इसके लिए जो आपको चीजें चाहिए होंगी वो क्या होंगी, वैक्सीन्स, आप वैक्सीनेशन करवाओगे, ठीक है। ये सारे मेथड्स ही हैं किस चीज के लिए, इम्यून सिस्टम को अपने बूस्ट अप करने के लिए। आपको जो डिजीजेस आ रही है, जो इलनेस काज हो रही है, उसके अगेंस्ट आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को प्रिवेंट करना है ताकि आपकी बॉडी जो है वो खराब ना हो, शट डाउन ना हो। तो इम्यूनोलॉजी के अंदर हम यही स्टडी करेंगे कि इस तरह आपकी जो बॉडी है वो इफेक्ट हो रही है वायरसेस से, बैक्टीरिया से या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और आपने उनके अगेंस्ट जो है वो कैसे काम करना है, अपनी बॉडी को कैसे आपने बूस्ट अप करवाना है। उसके बाद बच्चों आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर बेसिकली आप पढ़ते हो स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स क्या होती हैं, दवाइयां,
मेडिसिन। अब देखते हो कि आपकी बॉडी के अंदर जो आप ड्रग्स लेके जा रहे हो, कोई मेडिसिन लेके जा रहे हो, उसका आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्रग्स लेंगे ना, नॉन लिविंग थिंग्स तो ड्रग्स नहीं लेंगे ना। तो इसमें क्या पढ़ रहे हो आप कि आप पढ़ रहे हो कि जो आप ड्रग्स ले रहे हो, जो आप मेडिसिन ले रहे हो, जो कि आप इंजेक्शन लगवा रहे हो, उसका आपकी बॉडी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। आप ये देखते हो कि उसका एक्शन क्या है, कि वो कहाँ जाके एक्ट करेगा, किस बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा। आप अब जो आपने ड्रग लिया उसको क्या पता है कि उसने कहाँ जाकर एक्ट करना है। आपकी टांगों में दर्द है, आप सर दर्द की गोली खा लोगे, तो कैसे आपकी बॉडी को पता चलेगा कि आपकी टांगों में दर्द है और वहां जाके मेडिसिन ने एक्ट करना है। उसके अलावा आप पढ़ोगे इसका मेटाबॉलिज्म, कि आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो जाके कैसे इसको ब्रेक डाउन करिए अपने पार्ट्स के अंदर। ठीक है, आप कैप्सूल लेते हो, अब कैप्सूल जो होता है उसके अंदर दवाई होती है। अब कैप्सूल तो आपने खा लिया, ठीक है, कैप्सूल जो होगा वो आपके एक्सक्रीटा के थ्रू निकल जाएगा, लेकिन जो दवाई होगी वो क्या करेगी, वो मेटाबॉलिज्म करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी, उसके बाद वो जाके आपकी बॉडी के ऊपर क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो फार्माकोलॉजी के अंदर आप यही सारी चीजें क्या करते हो, स्टडी करते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं इस चीज की। आपके सर में दर्द है, ठीक है, आपने क्या किया है, आपने ली है एस्प्रीन। एस्प्रीन जो होती है बच्चों बेसिकली क्या करती है, वो पेन रिलीवर के तौर पे काम करती है। अब जो फार्माकोलॉजिस्ट होंगे, मींस जो फार्माकोलॉजी को स्टडी करते होंगे, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि एस्प्रीन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या कर रही है, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो कैसे जाके आपकी बॉडी के अंदर जो दर्द की जो आपको शिद्दत है उसको उसकी सेंसेशन को कैसे कम कर रही है। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी के अंदर हमें यही स्टडी करना है कि मेडिसिन का, ड्रग्स का आपकी बॉडी के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है। हम कैसे मेडिसिन लेकर अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं, अपनी बॉडी को जो आपको पेन हो रही होती है उसको, उसकी सेंसेशन को बहुत ज़्यादा लेसन कर देते हैं। तो फार्माकोलॉजिस्ट बेसिकली इस चीज़ को स्टडी करते हैं। सबसे बच्चों लास्ट पर आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बच्चों बेसिकली होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब आपको पता है जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपने अब देखना होता है एंटोमोलॉजी के अंदर कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, उनका रिप्रोडक्शन साइकिल क्या है, ठीक है, वो कैसे बीमार हो रहे हैं, कैसे उनका डेथ है, कैसे उनका कितना लाइफ स्पैन है, कितनी जिंदगी उन्होंने गुजारी है, ठीक है, उनका जो खाने का मैकेनिज्म है वो क्या है, वो पानी कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, उनका स्केलेटन कैसा है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। तो एंटोमोलॉजी के अंदर आप सब कुछ, जिस तरह आप एनाटॉमी के अंदर ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हो, सेम इसी तरह एंटोमोलॉजी के अंदर आप इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हो। सारा प्रोसेस इंसेक्ट के अंदर, उनके ब्लड की सर्कुलेशन क्या है, उनकी वेन्स कहाँ पर है, उनकी आर्टरीज कहाँ पर है, कैपिलरीज कहां पर है, उनका आई कहां पर है, आई सॉकेट कहां पर है, ब्रेन कहां पर है, सारी चीजें आप कहां पर स्टडी कर रहे हो, एंटोमोलॉजी के अंदर। उसके अलावा बच्चों आपकी बुक के ऊपर एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखी हुई है, उन्होंने कहा है ह्यूमन पॉपुलेशन, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ टुडे। उन्होंने बताया कि जो चार चीजें ना बेसिकली ये मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं आज के दौर के। अब ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे हमारे पास बायोलॉजिकल इशू है आज के दौर का। आपको पता है कि जो करंट ह्यूमन पॉपुलेशन है वो है 8.1 बिलियन। इतनी पॉपुलेशन को संभालना बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। सारी बात है वो वर्क कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे इसके लिए मैकेनिज्म दिए हैं, बहुत सारे इसके लिए रूल्स आउट पास हुए हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा कम किया जाए। उसके बाद आते हैं इन्फेक्शन डिजीज। अब आपने सुना होगा कोविड-19 का, ये एक इन्फेक्शन डिजीज गुजर गया अभी, ठीक है। उसके अलावा HIV इन्फेक्शन का, एड्स का, ये भी इन्फेक्शन डिजीज है। इनको कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल है HIV को, और ये ट्रांसमिटेड भी है कि एक से दूसरे के ऊपर लग सकती है। उसके बाद है एडिक्टिव ड्रग्स। तो आपको पता है कि अब्रोड मीन्स के हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में भी ये बहुत इशू इसकी इंक्रीज कर चुकी है अब, लेकिन बाहर के मुल्कों में क्या होता है, कोकेन, हेरोइन, अल्कोहल, इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक जो बायोलॉजिस्ट होता है, जो अच्छा इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट होता है, ये जो भी केमिस्ट होता है, वो क्या करता है, उसका बेसिकली ये रोल यही होता है कि इन्वायरमेंट को साफ रखा जाए, ठीक है, ह्यूमन लाइफ की बहुत ज़्यादा केयर की जाए। लेकिन जब ह्यूमन अपने साथ खुद सिंसियर नहीं होगा तो वो कैसे केयर कर सकेगा अपनी। तो जो खुद ह्यूमन है जब तक अपनी केयर नहीं करेगा तब तक साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट जो मर्जी कर लें, तब तक लाइफ जो होगी वो किसी भी इंसान की या अर्थ की अच्छी नहीं होगी। तो आप चेक करो कि इन सब की रेशो कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। और सबसे लास्ट पर आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्यों ज्यादा हुई है? जाहिर बात है जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो इनडायरेक्टली आपकी पोल्यूशन भी ज्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि जगह रहने की थोड़ी पड़ जाएगी। अब डिफरेस्टेशन हो रही है, मीन्स के दरख्त जो जहां पर प्रेजेंट थे वहां से दरख्तों को काट के वहां पर इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है, वहां पर प्लाजास बनाए जा रहे हैं, वहां पर कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज कर रही है? पोल्यूशन काज कर रही है। जहां पर दरख्त प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, हमने केमिस्ट्री के अंदर भी चीज पढ़ी हुई है, जहां पर दरख्त प्रेजेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है कार से, कंबशन हो रही है, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर,
ठीक है, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे इन्वायरमेंट के अंदर। अब जहां पर ट्रीज ही नहीं होंगे वहां पर ज्यादा ह्यूमंस ही होंगे, वहां पर कार्स होंगी, ऑटोमोबाइल्स होंगी, तो क्या होगा, वो पोल्यूशन को इंक्रीज करेंगे। अब जितनी ज्यादा कार्स होंगी वहां पर क्या होगा, जितनी ज्यादा कार्स होंगी उतनी पोल्यूशन होगी, एयर पोल्यूशन होगी, हमारे पास नॉइज पोल्यूशन होगी। ये सारी क्या है, पोल्यूशन की टाइप है। और उसके अलावा बच्चों वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इशू है आज के दौर का। अब जो क्वेश्चन आपके ऊपर आता है वो ये कि आपने इनकी प्रिवेंशन के लिए क्या करना है। एज अ बायोलॉजिस्ट आप क्या कर सकते हो, एज अ बायोलॉजिस्ट आप इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करो। आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन डिजीज से फाइट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एडिक्टिव ड्रग्स जो होते हैं वो तो हमारे रिलीजन इस्लाम में भी हराम है, ठीक है, आपने इनका यूज़ नहीं करना। ठीक है, उसके अलावा पोल्यूशन, अब पोल्यूशन के लिए आपने ये नहीं देखना कि एक बंदा है जो है वो नहीं कर रहा तो आपने भी नहीं करना। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हमारी जो अर्थ है वो एक सेफ प्लेस और ब्यूटीफुल प्लेस बनकर रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।